आज की इस खास चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वनस्पति विज्ञान की एक बेहद अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। बाहर से दिखने वाले एक बड़े और सुंदर फूल से लेकर उसके अंदर मौजूद माइक्रोस्कोपिक सेल्यूलर लेवल तक आज हम इस पूरे सफर को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि प्रकृति का यह मैकेनिज्म असल में काम कैसे करता है। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। हम अक्सर फूलों को बस सजावट की चीज मान लेते हैं, है ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। फूल रंगीन होने, अपनी खुशबू बिखेरने और आकर्षक दिखने में अपनी बहुत सी एनर्जी लगाते हैं। सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि ये कोई आम सजावट नहीं है, बल्कि ये एक बेहद शानदार डायनामिक बायोलॉजिकल टूल है जिसे प्रकृति ने खास तौर पर रिप्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया है। इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करने के लिए हमने आज के इस एक्सप्लेनर को 5 हिस्सों में बांटा है। फूलों का अजूबा, फूल के अनाटमी यानी शारीरिक संरचना, नर प्रजनन तंत्र, पराग कणों का निर्माण और अंत में मादा प्रजनन अंग। ये स्ट्रक्चर्ड एजेंडा हमें बायोलॉजी के जटिल शब्दों को आसानी से समझने में मदद करेगा। भाग 1, फूलों का अजूबा, मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल चमत्कार। एंजियोस्पर्म्स यानी पुष्पी पादपों में फूल ही वो निश्चित जगह है जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी बिल्कुल सटीक कहा गया है, आइए समझते हैं पुष्पी पादपों के रहस्यों को। बॉटनी के ये सीक्रेट सच में बहुत फैसिनेटिंग है और आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। अब देखिए, पौधे हमारी तरह चलकर तो जा नहीं सकते, तो फिर वे अपने जीन कैसे मिक्स करते हैं? इसका जवाब है उनका शानदार अडैप्टेशन। वे कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए चमकीले रंगों का इस्तेमाल करते हैं, खुशबू छोड़ते हैं और कुछ खास मक्खियों के लिए तो जानबूझकर दुर्गंध भी निकालते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे फूल मिलकर एक बड़ा गुच्छा या इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं ताकि वे दूर से ही परागणकर्ताओं को दिख सकें। ये सब उन तक पहुँचने का प्रकृति का अपना नायाब तरीका है। भाग 2, फूल की एनाटॉमी। चलिए फूल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके 4 मुख्य चक्र या लेयर्स कैसे काम करते हैं। फूल के इन हिस्सों को मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले हैं एक्सेसरी या सहायक हिस्से, जैसे कैलिक्स और कोरोला यानी बाह्यदल और पंखुड़ियां। ये मेनली प्रोटेक्शन और अट्रैक्शन का काम करते हैं। और दूसरे हैं सबसे जरूरी इसेंशियल रिप्रोडक्टिव हिस्से, नर भाग जिसे एंड्रोशियम कहते हैं और मादा भाग जिसे काइनोशियम कहते हैं। यही वो जगह है जहां असल में जनन कोशिकाएं बनती हैं। और ये चारों चक्र यूं ही हवा में नहीं लटकते, ये एक मजबूत बेस पर टिके होते हैं जिसे थैलमस कहते हैं। ये डंडी के ठीक ऊपर एक फूला हुआ प्लेटफॉर्म जैसा हिस्सा है जिस पर फूल के सभी चक्र पूरी सुरक्षा के साथ मजबूती से एंकर रहते हैं। भाग 3, नर प्रजनन तंत्र। चलिए अब अपना पूरा फोकस नर प्रजनन मशीनरी यानी एंड्रोशियम पर सेट करते हैं। एंड्रोशियम कई पुंकेसरों यानी स्टेमेन से मिलकर बना होता है। एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला फिलामेंट, जो थैलेमस से जुड़ने वाला एक लंबा और पतला डंठल है, और दूसरा इसके ऊपर मौजूद पराग कोश या एंथर। ये एक फूला हुआ 2 लोब्स वाला ऊपरी सिरा है जहां असल में पराग बनता है। अब चलिए इस एंथर के और भी अंदर चलते हैं। अगर हम एक युवा एंथर को बीच से काटे तो अंदर 4 लंबे लंबे कंपार्टमेंट्स दिखेंगे, हर लोब में 2। इन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। इन्हीं के अंदर भविष्य के पराग कण बनने की पूरी क्षमता छिपी होती है। समय के साथ यही परिपक्व होकर पराग थैली या पॉलिन सैक्स बन जाते हैं। इन कक्षों की सुरक्षा के लिए 4 दीवारें या लेयर्स होती हैं। बाहर की 3 लेयर्स एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स प्रोटेक्शन का काम करती हैं। जब एंथर मैच्योर होता है तो ये बाहरी परतें उसे फटने में मदद करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बहुत टाइट शर्ट अपनी सबसे कम जोर सिलाई से फट जाती है। लेकिन सबसे क्रूशियल है सबसे भीतरी परत, जिसे टैपेटम कहते हैं। इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और ये विकसित हो रहे परागकणों को बेहद जरूरी पोषण यानी न्यूट्रिशन प्रदान करती है। भाग 4, पराग कण का निर्माण। अब इस हिस्से की जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है पराग कणों का ये केमिकल और सेल्यूलर निर्माण होता कैसे है। इस क्रमिक प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं।
कक्षों में मौजूद स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करता है। जब इसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 सेल एक साथ जुड़कर बनते हैं, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जब ये नमी खोकर सूख जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब जाकर ये मच्योर परागकण बनते हैं। अब जरा परागकण के बाहरी आवरण को देखिए, जिसे एक्साइन कहते हैं। ये स्पोरोपोलिनिन नाम के रसायन से बना होता है और पता है, ये दुनिया का सबसे मजबूत और प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। कोई एसिड, कोई हाई टेम्परेचर या कोई भी एंजाइम इसे गला नहीं सकता। ये लिटरली इंडिस्ट्रक्टिबल है। हालांकि इस परत में जानबूझकर एक छोटी सी जगह खाली छोड़ी जाती है, जिसे जर्म पोर कहते हैं, ताकि आगे चल के पराग नलिका वहां से बाहर निकल सके। एक मच्योर परागकण के अंदर 2 सेल्स होते हैं। पहला है वेजिटेटिव सेल, जो आकार में बड़ा होता है और इसमें भरपूर फूड रिजर्व होता है। दूसरा है छोटा, स्पिंडल के आकार का जेनरेटिव सेल। सॉर्स की एनालॉजी यहाँ एकदम परफेक्ट बैठती है। ये जेनरेटिव सेल ऐसा लगता है मानो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के एक विशाल समुंदर में कोई छोटी सी नाव तैर रही हो। यही वो जेनरेटिव सेल है जो आगे चलकर 2 मेल गैमीट्स बनाता है। यहाँ डेटा का एक बहुत ही शानदार फैक्ट सामने आता है। लगभग 60% पुष्पी पादपों में परागकण इसी 2 सेल स्टेज में झड़ जाते हैं, लेकिन बाकी 40% प्रजातियों में झड़ने से पहले ही जेनरेटिव सेल विभाजित होकर 2 मेल गैमीट्स बना लेता है, यानी वे 3 सेल स्टेज में झड़ते हैं। इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार गणितीय ट्रिक है। 60 × 2 = 120 और 40 × 3 भी 120। है ना कमाल का तरीका इस बायोलॉजिकल फैक्ट को याद रखने का। अब अगर इस माइक्रोस्कोपिक साइंस को रियल वर्ल्ड से जोड़ें, तो परागकणों का हमारी हेल्थ पर सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है। एक तरफ तो ये पोषक तत्वों से इतने भरपूर होते हैं कि एथलीट्स और रेस हॉर्स इन्हें डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पौधों जैसे गाजर घास या पार्थेनियम के पराग बेहद खतरनाक हो सकते हैं, जिससे गंभीर एलर्जी और क्रॉनिक अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। भाग 5, मादा प्रजनन अंग। चलिए अब फोकस को नर युग्मक से हटाकर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर ले चलते हैं, मादा प्रजनन अंगों की तरफ। मादा प्रजनन अंग को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर है स्टिग्मा। ये एक चौड़ा लैंडिंग पैड है, जिसे खास तौर पर उड़ने वाले पराग कणों को कैच करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके नीचे एक लंबा रास्ता है, जिसे स्टाइल कहते हैं, जहां से पराग नलिका गुजरती है। और सबसे नीचे है एक फूला हुआ आधार, जिसे ओवरी कहते हैं, जिसके अंदर ओव्यूल्स बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये समझना है कि ये अंग आपस में अरेंज कैसे होते हैं। अगर किसी फूल में कई पिस्टिल हैं और वे सभी आपस में जुड़े हुए यानी फ्यूज्ड हैं, तो इसे सिनकार्पस कहते हैं, जैसे कि पेपेवर में। लेकिन अगर ये पिस्टिल पूरी तरह से आज़ाद और अलग अलग हैं, तो इसे एपोकार्पस कहते हैं, जिसका एक बढ़िया उदाहरण है माइकेलिया। आइए ओवरी के अंदर अपनी इस जूम इन प्रोसेस को पूरा करते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्लेसेंटा से एक छोटे से डंठल के जरिए जुड़ता है, जिसे फ्यूनिकल कहते हैं, और जिस जंक्शन पर फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी आपस में मिलते हैं, उसे हाइलम कहा जाता है। यही वो सटीक एनाटॉमिकल साइट है जहां भविष्य का बीज आकार लेगा। अब सोचिए, एक तरफ पूरी तरह से हथियारबंद माइक्रोस्कोपिक नर युग्मक तैयार हैं और दूसरी तरफ बेहद सटीक रूप से डिजाइन की गई मादा संरचनाएं इंतजार कर रही हैं। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरे निषेचन का वो ग्रैंड इवेंट आखिर कैसे अनफोल्ड होगा? इस दिलचस्प सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यही रोकते हैं। यह प्रकृति का एक ऐसा मैकेनिज्म है जो किसी को भी हैरत में डाल सकता है। जुड़ने के लिए धन्यवाद और इस विषय पर अपनी उत्सुकता बनाए रखिए।